नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मिड डे प्राइम में। मिड डे प्राइम यानी कि इस वक्त की तमाम सुर्खियां, तमाम अहम खबर। आज भारत के लिए है बेहद गौरवशाली दिन, क्योंकि आज मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है और नए संसद भवन में तमाम जो चुने हुए सदस्य हैं वो इस वक्त शपथ ले रहे हैं। साथ ही बात करेंगे दिल्ली के पानी संकट की, आखिर कब मिलेगा समाधान इसका, क्यों लाचार है दिल्ली वासी पानी के लिए। नीट एग्जाम को लेकर भी अपडेट क्या कुछ है वो आपको बताएंगे। साथ ही होगी बात कुछ और अहम खबरों की। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ। सदन में हुआ पीएम का जोरदार स्वागत। नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ लेने का सिलसिला जारी। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को किया संबोधित। कहा, देश चलाने के लिए आपसी सहमति जरूरी। संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए सबको साथ लेकर चलाने का दिया संदेश। परीक्षा सुधारों पर सुझाव देने और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के कामकाज की समीक्षा हेतु केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक आज। समिति को 2 महीने में देनी है रिपोर्ट। तमिलनाडु शराब त्रासदी को लेकर लगातार घेरे में डीएमके सरकार। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने लगाया तमिलनाडु सरकार पर लापरवाही का आरोप। सीएम स्टालिन पर पीड़ितों की सुध न लेने पर साधा निशाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। जमानत पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ याचिका पर हुई सुनवाई। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को। देश के कई हिस्सों में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार। मॉनसून पूर्व बारिश से दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी से राहत। पश्चिमी तटीय इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट। आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर 8 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला आज। ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 3 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। तो 18वीं लोकसभा का पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है। लगातार तीसरी बार जनता का जनादेश मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 18वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत के साथ ही लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। तो भारत के लिए बेहद गौरवशाली दिन है आज। आज से 18वीं लोकसभा का आगाज हुआ है। मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। जोरदार स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो पहुंचे नए संसद भवन में। मुस्कुराते हुए, हाथ जोड़ते हुए सभी का अभिवादन, सम्मान और प्रेम को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं पीएम के लोकसभा सदस्यता की शपथ लेने के साथ ही मोदी मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, डॉक्टर मनसुख मांडविया और शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तमाम माननीय सदस्य हैं। उन्होंने नए संसद भवन में लोकसभा के पहले सत्र के दौरान शपथ ली। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों को संबोधित किया। पीएम ने नई लोकसभा के पहले सत्र के शुभारंभ को गौरवमय और वैभव का दिन बताया। प्रधानमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत किया। आजादी के बाद पहली बार
हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है। तो प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार एनडीए को जनादेश देने के लिए देश का आभार जताया। पीएम ने विश्वास दिलाया कि सरकार देशवासियों के भरोसे पर खरी उतरेगी। जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। प्रधानमंत्री ने आपातकाल को भारत के लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। पीएम ने कहा कि देश उस दौर को नहीं भूलेगा जिसमें संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री ने आम सहमति के साथ आगे बढ़ने की बात कही। पीएम ने कहा कि देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। देश विपक्ष से लोकतांत्रिक मूल्यों की गरिमा को बनाए रखने की उम्मीद करता है। सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है, और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं,
वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो आज संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, इस पर हम आपको लगातार अपडेट देंगे। लेकिन इस वक्त एक बेहद अहम खबर आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई जारी। सीबीआई की टीम अलग अलग राज्यों में जा रही है। सीबीआई की टीम पटना और गोधरा भी अब पहुंची है। तो यहां पर सीबीआई ने अब जिम्मा संभाल लिया है इस पूरी जांच का, और नीट परीक्षा को लेकर जो सीबीआई की कार्रवाई है वो यहां पर तेज हो गई है। सीबीआई की जांच की आंच कहां तक पहुंचती है उस बारे में लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि यहां पर सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। जगह जगह पर जाकर जांच की जा रही है और सबूत जुटाने की कवायद जारी है। सीबीआई की टीम इस वक्त अलग अलग राज्यों में एक साथ यहां पर जांच में जुटी हुई है। गोधरा पहुंची है सीबीआई की टीम, यानी कि गुजरात के गोधरा पहुंची है। साथ ही बिहार के पटना में भी यहां पर सीबीआई की कार्रवाई की जा रही है और इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। गोधरा पुलिस मामले की जांच और सबूत सीबीआई को सौंपेगी। इस पूरे मामले को लेकर यहां पर तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो युद्ध स्तर पर कार्य कर रही हैं। सीबीआई की टीम अलग अलग राज्यों में जाकर सबूत जुटा रही है, जांच बढ़ रही है और नीट में जो गड़बड़ी को लेकर जो पूरा मामला है उसकी जांच यहां पर बेहद तेज होते हुए। तो अलग अलग राज्यों में यहां पर सीबीआई की टीम काम कर रही है। इस वक्त की अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज यहां पर आ रही है नीट परीक्षा को लेकर, जिसके लीक मामले में सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई इस वक्त जारी है। गुजरात पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और अब यहां पर अहम सबूत सौंपते हुए नजर आएगी गुजरात में पुलिस इस पूरे मामले में सीबीआई को। पटना भी पहुंची सीबीआई की टीम, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, छापे मारे जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। यानी कि नीट में गड़बड़ी को लेकर जो तमाम दावे और खबरें इस वक्त पूरे देश से सामने आ रही थी, हर उस खबर पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सीबीआई की टीम इस वक्त देश के विभिन्न राज्यों में अपनी कार्रवाई को तेज कर रही है। तो नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई जारी। सीबीआई की टीम अलग अलग राज्यों में जा रही है ताकि जिन राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है वहां से सबूत जमा कर सके। इसी क्रम में सीबीआई की टीम पटना पहुंची है और एफआईआर के साथ साथ मामले में संबंधित सबूत इकट्ठा कर रही है। अभी तक अलग अलग राज्यों में नीट पेपर लीक मामले में 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नीरज सिंह इस वक्त मेरे साथ जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल पटना में और इसके अलावा गोधरा में सीबीआई की टीम मौजूद है। पटना पुलिस के लोग हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं सीबीआई की टीम को, बता रहे हैं कि किस किस तरह के जो सबूत हैं उनके पास हैं, जो लोग हैं उनके जो बयान हैं वो सीबीआई को सौंपे जा रहे हैं। इसके अलावा जो एफआईआर पटना पुलिस के द्वारा की गई थी उस एफआईआर की कॉपी सीबीआई को दी जा रही है और जो तमाम सबूत पूरी इन्वेस्टिगेशन में जो बिहार की पुलिस है उसने इकट्ठा किए वो तमाम सबूत सीबीआई को सौंपे जा रहे हैं। इधर गोधरा भी सीबीआई की टीम पहुंची है और चूंकि आपको भी पता है कि जब नीट की परीक्षा हो रही थी तो गोधरा से सबसे पहले ये खबर निकल कर आई थी कि वहाँ पर किस तरीके से गड़बड़ियाँ नीट पेपर को लेकर हो रही हैं और उसमें गोधरा पुलिस ने बड़ी तेज़ी के साथ कार्रवाई भी करी थी। 5 लोगों को गोधरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब जो तमाम सबूत हैं गोधरा पुलिस जो सीबीआई के जो लोग और सीबीआई की जो टीम पहुंची है उनको सौंप रहे हैं और अभी भी जो मीटिंग है गोधरा पुलिस के साथ और सीबीआई दोनों की वो लगातार गोधरा का जो सर्किट हाउस है वहाँ पर चल रही है। सीबीआई की टीम वहाँ पर मौजूद है। एफआईआर की कॉपी तमाम जो सबूत हैं वो सीबीआई की टीम को सौंपे जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे राज्य हैं, जहाँ झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ पर भी जो सीबीआई की टीम पहुँचेगी और जल्द ही तमाम सबूतों को और जो एफआईआर की कॉपी है वो सीबीआई हासिल करेगी और इस मामले में तेजी लाएगी। अगर आप देखें अलग अलग राज्यों में 20 से ज़्यादा जो लोग हैं अभी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अलग अलग राज्यों की पुलिस ने, गोधरा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। तो ये तमाम जानकारी सीबीआई अपने साथ लेके आएगी और उसके बाद पूरे देश भर में सीबीआई का जो एक्शन है वो शुरू होगा। सबसे पहले सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और सीबीआई का ये कहना है कि बहुत तेजी के साथ इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर नीरज साफ तौर पे कह सकते हैं जब सेंट्रल एजेंसी यहाँ पर बीच में आई है, यानी कि सीबीआई जब आई है, तो ये जो विभिन्न राज्यों में जो कार्रवाई की जा रही थी उन सबके तार आपस में जुड़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो यहां पर सीबीआई की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है कि किस तरह से जो विभिन्न जो राज्य पुलिस द्वारा जो जांच की जा रही थी उनको अब एक साथ जोड़ना।
देखिए बिल्कुल अलग अलग जो राज्यों के द्वारा जो जांच की जा रही थी, अब वो जांच सीबीआई करेगी। तमाम जो जांच है वो और सबूत हैं वो सीबीआई अपने साथ लेगी और उसके बाद इस पूरे मामले की जो जांच है वो तेजी के साथ देश भर में चलेगी। क्योंकि अगर आप देखें, एक राज्य की पुलिस को जांच करने में तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नीट की जो परीक्षा है वो पूरे देश भर में हुई थी। अगर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में कोई एक्शन करना चाहती है, दूसरे राज्य के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहती है, तो उसे तमाम फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती थी और उस स्थिति में जो अपराधी है वो भागने की संभावना उसकी ज़्यादा रहती थी। अब चूंकि सीबीआई करेगी तो सीबीआई को इस तरह की किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीबीआई की टीम तुरंत जाएगी। अगर उनको लगता है कि किसी भी राज्य में कोई भी आरोपी इस पूरे कांड में शामिल है तो उसको गिरफ्तार किया जाना या उससे पूछताछ किया जाना ज़रूरी है, तो सीबीआई तत्काल जाएगी और उससे पूछताछ करेगी। तो ये तमाम तरह की जो फॉर्मेलिटी है जो स्थानीय पुलिस को या राज्य की पुलिस को करनी पड़ती थी वो सीबीआई को नहीं करनी पड़ेगी। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने तमाम मामलों की जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी है और मकसद इसके पीछे यही है कि जो भी लोग इसमें आरोपी हैं, जिन लोगों ने भी इस तरह का घिनौना खेल खेला है, तमाम जो लाखों जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल, यहाँ पर पटना की बात आ रही है। पटना और गोधरा, इन दोनों जगहों पर इस वक्त सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। और कौन कौन से राज्य हैं जहां से खबरें मिल रही थी, कुछ जहां से जहां तक इसकी जो जांच की आंच है वो पहुंचने की वो कवायद की जा रही है? नीरज, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, इस वक्त जो सीबीआई की जो टीम है उसकी कार्रवाई पटना में जारी है, साथ ही गोधरा भी जारी है। और कौन कौन से राज्य हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं जहां पर सीबीआई जाकर छापेमारी कर सकती है? देखिए बिल्कुल छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा झारखंड है और महाराष्ट्र है। वहाँ पर भी सीबीआई की टीम जल्द से जल्द पहुँचेगी वहाँ पर। और चूंकि पटना में सीबीआई की टीम मौजूद है, इसके अलावा गोधरा में सीबीआई की टीम मौजूद है। गोधरा पुलिस और पटना पुलिस से जो इनपुट सीबीआई को मिलेगा, जो सबूत मिलेंगे, उसके बाद आगे भी राज्यों के अलग अलग हिस्सों में सीबीआई की टीम पहुँचेगी और तमाम सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। सीबीआई का ये कहना है कि पटना और गोधरा के बाद सीबीआई की जो टीमें हैं वो महाराष्ट्र में भी जाएंगी, झारखंड में भी जाएंगी और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी जाएंगी। इसके अलावा जहां जहां से भी इस तरह की जो बातें निकलकर सामने आई हैं कि वहां पर जो परीक्षा है उसके साथ गड़बड़ी की गई है, जो छात्र हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ किया गया है, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, पटना के अलावा गुजरात के अलावा अलग अलग राज्यों में भी सीबीआई की जो टीम है वो पहुंचेगी और कोशिश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा सबूत इकट्ठा करने की, ज़्यादा से ज़्यादा जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ करने की, ताकि इस जो जांच को तेजी के साथ किया जा सके और जो आरोपी हैं उन पर जल्द से जल्द कानून का जो शिकंजा है वो कसा जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो सीबीआई ने यहां संभाली कमान। अब तक 20 करीब लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और यहां पर सीबीआई की नीट परीक्षा को लेकर जो पूरा गड़बड़ी का मामला है उस पर यहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अगर हम बात करें तो परीक्षा सुधारों पर सुझाव देने और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के कामकाज की समीक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय पैनल की आज पहली बैठक है। शिक्षा मंत्रालय ने बीते शनिवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया था। इस समिति को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है ताकि जिन सुधारों की सिफारिश की जाए उन्हें अगले परीक्षा चक्र तक लागू किया जा सके। यूजीसी नेट परीक्षा 2024 के स्थगित होने और नीट पेपर लीक मामले पर यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि सरकार और सरकारी एजेंसियां पारदर्शी तरीके से परीक्षा सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। परीक्षा में शुचिता और परीक्षा के तरीकों को लेकर यूजीसी अध्यक्ष से बात की हमारी संवाददाता डॉक्टर सुरेश शर्मा ने। नीट जैसे एग्ज़ाम या यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं बच्चों के मन में जो सवाल हैं, आज उन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ यूजीसी के चेयरमैन आए हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। ये जो घटनाएं हो रही हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सवाल भी खड़ा करती हैं। देखिए, गवर्नमेंट हो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो, यूजीसी और सभी लोग हमारा मन में हमारा स्टूडेंट्स का भविष्य के बारे में टॉप प्रायोरिटी हम
दे रहा है और ये एग्ज़ाम्स को हम ट्रांसपेरेंट फेयर मैनर में कंडक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट एंड द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो ब्रॉट आउट ए न्यू एक्ट पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट और ये एक्ट बहुत स्ट्रिंजेंट है। जो अनस्क्रुपुलस एलिमेंट्स जो हमारा एग्ज़ाम सिस्टम से प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए कोशिश करेंगे, इस लोगों को 1 करोड़ तक फाइन कर सकते हैं, 10 साल तक जेल में रख सकते हैं। कि अब आगे उनके भविष्य में इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी, उसको लेकर के सरकार की क्या योजना? जो एपेक्स कमेटी को हम गवर्नमेंट ने बनाया, एक कमेटी हर एक एंगल से ये पूरा प्रक्रिया को देखेंगे और रिकमेंडेशन देंगे। क्या ऐसी बड़ी एग्ज़ाम को हम एक दिन में ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करें तो ऐसी संगठन हो सकता है, नहीं तो हम कंप्यूटर बेस्ड करके डिस्ट्रीब्यूटेड और ए पीरियड ऑफ टाइम और ए पीरियड ऑफ 2-3 वीक्स एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करें तो कैसा होगा। ये पूरा एग्ज़ाम सिस्टम के बारे में एक कमेटी रिकमेंडेशंस देंगे and we will assure you that we will make every effort to conduct these examinations in a highly secure, reliable and credible manner. So have trust in us and we are all working to secure your future. थैंक यू सो मच सर, बिकॉज आपके ये जो शब्द हैं वो उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ा भरोसा बनकर उनके सामने आए हैं। थैंक यू सो मच टू टॉक विद अस। थैंक यू सो मच सर डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे यूजीसी के चेयरमैन और जिन्होंने कहा कि आप अपना भरोसा बनाकर रखिए, क्योंकि सरकार हो, यूजीसी हो, एनटीए हो, ये सारे ही लोग सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि आपके भविष्य के साथ आगे कोई खिलवाड़ ना कर सके। मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो यहाँ पर प्रतिबद्ध सरकार भारत के युवा और छात्रों के भविष्य को लेकर। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए मिड डे प्राइम के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। खबरों में आगे बढ़ें। संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अबू धाबी में यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक विकास से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2024 और 25 के लिए छठे प्री बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग और श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिवों ने भाग लिया। इसके अलावा भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी मौजूद रहे। इस बैठक में ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के सुझाव पर परामर्श किया गया। तो निर्मला सीतारमण ने छठे प्री बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की और इसमें जो तमाम स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने हिस्सा लिया और अपने सुझाव रखे। तो बैठक में आर्थिक मामलों के सचिव और जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो भी मौजूद रहे।
और अब बात दिल्ली में चल रहे जल संकट की। जल संकट, आखिर समाधान कब? राजधानी दिल्ली बीते कुछ दिनों से गंभीर जल संकट से जूझ रही है। आलम यह है कि दिल्ली के लोग रोजाना पानी के टैंकर के पीछे भागते हुए दिख रहे हैं, मगर उन्हें टैंकर से भी पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं हो रही। इस भीषण गर्मी के बीच बिना पानी के लोगों का बुरा हाल है। वहीं इस पानी की समस्या को लेकर लोग काफी परेशान हैं और जल्द से जल्द समाधान करने की मांग कर रहे हैं। तो जल संकट से जूझ रही राजधानी दिल्ली, प्रचंड गर्मी के बीच बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं दिल्ली वासी। तो राजधानी दिल्ली का ये बहुत हाल समस्या भैया, एक दिन के बीच एक दिन टैंकर आता है, रोज नहीं आता, पानी का दिक्कत हो जाता है। पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ भाग भाग के सर फूट जाता है पानी के लिए। पिछले गर्मी में रोज टैंकर आता था, इस गर्मी में आ ही नहीं रहा टैंकर, एक दिन बाद आता है, कहाँ से होगा? तो प्यास से आज मेरा पानी नहीं भरा और खाली टैंकर लेके जा रहा है। मेरे हिसाब से रोज आना चाहिए, आगे सरकार की मर्जी। पानी का बिल्कुल समस्या है, एकदम पानी नहीं, सारा बर्तन खाली पड़ा है, एक बूंद पानी नहीं मिला है एकदम। अब बताओ कैसे काम करेंगे? बस एक दिन बाद आता है एक ही टैंकर, बस उससे क्या होगा बताइए? कमी तो बहुत दिन से चल रही है, 2 महीने हो गए, जो 3 महीने बाद जब तक पानी हो रहा है, जो है गर्मी को पानी की कमी हो रही है। बच्चे सब लाइन में लगे हुए हैं, बहुत बड़ी समस्या है पानी की यहाँ पे। सर पानी हम लोग ड्यूटी जाते हैं, टाइम से पानी नहीं मिलता है यहाँ पे। पानी अगर टाइम से मिल जाए तो हर आदमी की समस्या दूर हो जाए। जो सारा दिन चल जाता है, फिर उसके बाद शाम को ख़त्म हो जाता है, फिर पानी की दिक्कत शाम को पानी होती है, पानी खरीदना पड़ता है मोल, तब जाके मेरी समस्या दूर होती है। सप्लाई पानी आता नहीं है और टैंकर आता है, टैंकर मंगाते, टैंकर से पानी भर के लेके जाना पड़ता है। गर्मी के दिन है तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ जो टैंकर आती है और सिस्टम से पानी मिलता है, जब तक टैंकर रहेगा तब तक सिस्टम से ही पानी लोगों को मिलता है। 20-20 लीटर पानी एक ड्राम लोग को पानी मिलते हैं, और ज़्यादा किसी को ये चाहोगे 5 ड्राम मिलना, 5 ड्राम नहीं मिलता है। तो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं यहाँ पर राजधानी दिल्ली वासी। सुवेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लाइव, सीधे उनसे बात करते हैं। सुवेश, लगातार हम ये तस्वीरें देख रहे हैं और कई दिनों से ये सिलसिला जारी है, जब दिल्ली वासी टैंकर के पीछे पानी के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। कोई समाधान फिलहाल इसका निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या कुछ अपडेट है इस वक्त, क्या कुछ इनके चुने हुए नुमाइंदे कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, कोई भी समाधान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मैं अभी यहाँ पांडव नगर इलाके में हूँ दिल्ली के, और यहाँ अब से 6 महीने पहले की अगर बात कहें कि सर्दियों के बाद 24 घंटे पानी आता था, लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ शुरू हुई यहाँ पे भी पानी की कटौती होना शुरू हो गई। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो पानी आ रहा है, जो पाइपलाइन आ रही है, उससे पहले यहाँ सीवर जो बढ़े हुए हैं और जो पाइपलाइन है वो लीकेज है। तो जो यहाँ पानी सुबह शाम भी आ रहा है, वो पानी जो है वो सीवर का मिक्स होकर आ रहा है, जिसकी वजह से वो बदबू वाला गंदा पानी यहाँ के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको स्किन की बीमारियां तो हो ही रही हैं, साथ ही वो कह रहे हैं कि हम इससे पहले पीने का पानी हम खरीदा करते थे, आज हम कपड़े धोने तक के लिए पानी लेते हैं, क्योंकि अगर उस पानी में आप कपड़े भी धो लेंगे तो आप उन कपड़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ यहीं के निवासी लोग हैं। आपको ये कई महीने से दिक्कत चल रही है इस टाइम। पीने का पानी जब सुबह कुल्ला करने उठते हैं, ऐसा पता लगता है इतनी बदबू आती है ना, पूरे दिन बिना नहाए रहे थे। फिर टंकी साफ़ करानी पड़ती है, एक टंकी के 400 रुपये जाते हैं सफाई के लिए, 3 टंकी 1200 रुपये। एक छोटे बच्चे हैं, उनके स्किन प्रॉब्लम 800 रुपये डॉक्टर को देखा हो, इससे दुगनी दवाई लग जाती है, और बिल अब भी दे रहे हैं। इससे पहले जब तक फ्री पानी नहीं था ना, बड़ी अच्छी सुविधा थी, बहुत अच्छा पानी गंगा का आता था, जिस टाइम 24 घंटे सप्लाई थी। अब तो यही नहीं पता लगता है सुबह पानी मुंह धोए ना धोए, पहले हाथ में लेके सूंघते हैं पानी को, उसके बाद। देखिए, ये जो लगातार यहाँ लोगों की जो समस्या है ना, कि देखिए पानी न मिलना एक सबसे बड़ी समस्या, और जब पानी मिलता है तो जिस उम्मीद से वो अपना टैप खोलते हैं कि हम पानी टैप खोलेंगे तो पानी मिलेगा, और उस पानी से, क्योंकि पानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ पर जो हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हो। मैं यहाँ पे 45 साल रह रहा हूँ, इसमें कई महीनों से ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। टोटल सीवर का पानी आता है, नहाने में धोने में भी, कई कई दिन नहाते भी नहीं है। बच्चे हम मूल का खरीद के ले गए, वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। इससे तो हमारा फ्री बिल आ जाए, पानी समस्या हल हो जाए तो सस्ता पड़ेगा, महंगा पड़ रहा है, हमें पानी लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है।
सुरेश, यहाँ पर प्रचंड गर्मी है और ऐसे में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। टैंकर्स जो हैं वो भी सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या कुछ अगर जो वहाँ के जो इलाके के अधिकारी हैं या उनका जो एमएलए है वो क्या कह रहा है, आखिर कब मिलेगा दिल्ली वासियों को पानी? जी, लगातार ये बात भी हमने लोगों से पूछी। इन्होंने बताया ये लगातार उनके पास जा रहे हैं और जाकर के एप्लीकेशन लगा रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ये टाइम दिया है कि आप 8 बजे से लेकर के और 10 बजे तक नल खोलेंगे तो उसमें आपको साफ पानी आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये पानी नहीं मिल रहा है। तो कागजी तौर पर यहाँ की जनता का कहना है कि काम बहुत हो रहे हैं, एप्लीकेशन लगाने को हमसे दी जाती है। तो यहाँ पर लगातार गुहार लगा रहे हैं दिल्ली वासी, एप्लीकेशंस दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पानी नहीं मिल रहा। अगर जो पानी आ भी रहा है वो बेहद गंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश, फिलहाल इस अपडेट के साथ जुड़ने के लिए। देखते हैं इस जल संकट का कब समाधान निकलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल यहाँ खबर केजरीवाल से जुड़ी हुई। हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर रोक के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट सुनवाई पर आदेश सुरक्षित रख चुका है, इसलिए हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद सुनवाई करना बेहतर होगा। विकास सारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस जानकारी के साथ। यहां पर हाईकोर्ट ने अपना जो फैसला है उसे सुरक्षित रखा है और इसी बीच केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। क्या कुछ अपडेट है इस वक्त इस पूरी खबर पर विकास? जी जय, बृहस्पतिवार को जो राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी उसको अगले ही दिन हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था। अब अरविंद केजरीवाल के वकील ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट को स्टे नहीं करना चाहिए था इस मामले में। अगर जमानत को चुनौती देनी है ईडी को तो उनको एक अलग पिटीशन दाखिल करनी चाहिए थी, लेकिन जब एक बार किसी व्यक्ति को जमानत मिल गई है तो ये लिबर्टी का इशू है किसी व्यक्ति की, तो ऐसे में स्टे देना ठीक नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि अब हाईकोर्ट से एक पूरी विस्तृत सुनवाई करके आदेश सुरक्षित रख चुका है, इसलिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का दखल देना ठीक नहीं होगा। बेहतर होगा कि दोनों पक्ष हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करें, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल के वकीलों की दलील ये थी कि जमानत को चैलेंज जरूर कर सकती थी ईडी, लेकिन अगर एक बार जमानत मिल गई है निचली अदालत से तो उसको स्टे कराने की परंपरा बहुत ही गलत है। और ये भी उन्होंने कहा कि जब तक ईडी को आदेश की प्रति नहीं मिली थी उससे पहले ही ये याचिका हाईकोर्ट में ईडी ने दर्ज कर दी थी। इसीलिए जो ग्राउंड्स ईडी ने बाद में बहस के समय हाईकोर्ट के सामने रखे, जो भी फैक्चुअल पोजीशन को लेकर के हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए गए हैं, वो सब भी उतना मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि ईडी ने बगैर उस फैसले के ही सीधे सीधे पहले हाईकोर्ट में पहुंचकर स्टे लगाने की मांग कर दी थी। बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने अपना जो आदेश है वो सुरक्षित रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि पहले आप हाईकोर्ट का जो आदेश है वो सुन लें, उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद आप आइए। फिलहाल यहाँ पर राहत नहीं अरविंद केजरीवाल को, और बुधवार को अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए एमडीपी के साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात करेंगे तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले की, जहां पर जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। जिला प्रशासन ने बताया कि अवैध शराब पीने के बाद राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कुल 156 लोगों का इलाज चल रहा है। कल्लाकुरिची सरकार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कुल 110 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं 12 लोगों का पुडुचेरी में, 20 लोगों का सेलम में और 4 लोगों का विलुपुरम के सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं अस्पतालों में इलाज करा रहे 5 पुरुषों और 2 महिलाओं सहित कुल 7 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि राज्य सरकार उन सभी बच्चों की शिक्षा और छात्रावास का पूरा खर्च उठाएगी जिन्होंने कल्लाकुरिची जहरीली शराब घटना में अपने माता पिता में से किसी एक या फिर दोनों को खो दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 वर्ष की उम्र तक उन बच्चों के प्रति माह 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसके अलावा जिन बच्चों ने इस घटना में माता पिता दोनों को खो दिया है उनके नाम पर 5 लाख रुपए की एफडी, और जिनके माता पिता में से केवल एक की मृत्यु हुई है उनके नाम से 3 लाख रुपए की एफडी करवाई जाएगी। 18 वर्ष की उम्र सीमा पूरी करने के बाद ये बच्चे इस एफडी की धनराशि को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तमिलनाडु के
कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीने से 58 लोगों की मृत्यु को लेकर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने इंडी गठबंधन के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि घटना को 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उस जगह का दौरा तक नहीं किया। केंद्रीय मंत्री ने घटना की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की है। The Indy block, what they did, it's very, very unfortunate. See, there is an incident in Tamil Nadu. Almost 55 persons are died. The Indy block alliance partner is ruling the government. Almost they are speaking about the constitution. Almost 34 Dalits are died in that. So still Mallikarjuna Kharge or Rahul Gandhi or no one is not opened the mouth or they didn't told anything about that incident. Our Nirmala Sitharaman madam is demanded the CBI inquiry. The CBI has to be inquire about that issue. The truth will come out who are all there involved in this incident. And also, see, our Prime Minister is always concerned about the Indian Constitution. तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर राजनीति गर्माती जा रही है। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने तमिलनाडु के आबकारी मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। One of the biggest tragedies of the Hooch is the Hooch tragedy in Tamil Nadu. 56 people, poor people, who have been exploited by these illegal bootleggers have died. And it is absolutely shocking that the Congress, the Rahul's Congress, who otherwise goes around waving the constitution and talking about protecting people's rights, have not uttered a word about their India Alliance partners' government. Rahul Gandhi maintains a studious silence. It is for the Rahul Gandhi Congress to clarify what steps they are demanding from the DMK government, and including seeking the resignation of the excise minister of Tamil Nadu at the earliest. तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई और अन्य भाजपा नेताओं ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने कल्लाकुरिची अवैध शराब मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई है। तो यहाँ पर दोहरा रवैया जो है वो इंडी गठबंधन का वो सामने आ रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए मिड डे प्राइम के साथ। टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत सरकार ने राजस्थान और कर्नाटक से 9 गीगावाट आरी बिजली निकालने के लिए भारत सरकार ने राजस्थान और कर्नाटक से 9 गीगावाट आरी बिजली निकालने के लिए नई इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम योजना को मंजूरी दे दी है। इन योजनाओं को कैटेगरी बेस्ड बिडिंग मोड के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। ये योजनाएं 2030 तक 500 गीगावाट आरी क्षमता का हिस्सा हैं, जिसमें से 200 गीगावाट पहले से ही जुड़ा हुआ है। भारतीय इक्विटी बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बढ़ा है। दरअसल NSDL के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय इक्विटी बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जून में 12,170 करोड़ रुपए के शुद्ध निवेश के साथ सकारात्मक हो गया। 21 जून तक FBI ने इस महीने के लिए इक्विटी बाजार में राशि डाली थी। जीएसटी करदाताओं के पास अब 1 महीने या तिमाही में करों के भुगतान से पहले अपनी बाहरी आपूर्ति या बिक्री रिटर्न फॉर्म GSTR 1 में संशोधन करने का विकल्प होगा। जीएसटी परिषद ने अपनी बैठक में करदाताओं को कर अवधि के लिए फॉर्म GST 1 में विवरण में संशोधन करने या अतिरिक्त विवरण घोषित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए फॉर्म GSTR 1A के माध्यम से एक नई वैकल्पिक सुविधा प्रदान करने की सिफारिश की थी। अडानी ग्रुप के मालिकाना हक वाली अंबुजा सीमेंट्स ने मध्यम अवधि में ग्रुप की सभी सीमेंट कंपनियों को आपस में मिलाकर एक कंपनी बनाने की योजना बनाई है। कंपनी की योजना मध्यम अवधि में सभी सीमेंट कंपनियों का मर्जर करके एक प्रमुख सीमेंट कंपनी का निर्माण करना है। टाटा स्टील नीदरलैंड को कार्बन रहित बनाने की रणनीति को लेकर डच सरकार के साथ चर्चा शुरू कर चुका है। ये गैर कार्बनीकरण 2 चरणों में लागू किया जाएगा। एक ब्लास्ट फर्नेस साल 2030 से पहले बदला जाएगा, इसके बाद दूसरे वाले को बदला जाएगा।
केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री किशन रेड्डी और कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज स्कोप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के चौथे चरण की शुरुआत करेंगे। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ने बताया है कि 25 जून से शुरू होने वाले परिधान मेले में 350 से अधिक घरेलू कंपनियां और 50 से अधिक देशों के विदेशी खरीदार भाग लेंगे। भारत से परिधान निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस मेले का उद्घाटन कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। जुलाई से गेहूं का आयात शुल्क कम हो सकता है। भारत सरकार ने अनाज की कीमतों को नियंत्रित करने और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए स्टॉक सीमा तय की हुई है। इसके अतिरिक्त सरकार खुले बाजार में परिचालन बिक्री शुरू करने की योजना बना रही है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इनकी सब असेंबलिंग की मांग 2030 तक 5 गुना बढ़कर $240 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। उद्योग मंडल CII द्वारा एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें मदरबोर्ड, लिथियम आयन बैटरी, कैमरा मॉड्यूल आदि जैसे कुछ प्रमुख कलपुर्जे शामिल हैं, जिन्हें बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही पूर्ण बजट पेश करेंगी, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बजट से एक तरफ जहां अलग अलग राज्यों की अपेक्षाएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि राज्यों के विकास को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य को साकार किया जा सके। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार के गठन के साथ ही पूर्ण बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 और 25 पर सुझाव लेने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट से पहले बैठक भी की, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से आगामी बजट को लेकर सुझाव मांगे गए। साथ ही राज्यों ने अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं के बारे में भी वित्त मंत्री के साथ जानकारी साझा की। विकसित भारत को सार्थक बनाने के लिए राज्यों का विकास जरूरी है और केंद्र सरकार राज्यों के विकास को बढ़ावा देने के लिए हर तरह से सहयोग करने को तैयार है, जिसके लिए समय पर टैक्स का बंटवारा, फाइनेंस कमीशन की ग्रांट और समय पर GST एरियर के भुगतान जैसे विषय शामिल हैं। साथ ही पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के माध्यम से हर राज्य के विकास को गति प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना की ज्यादातर मंत्रियों ने सराहना की है और इसके लिए कुछ सुझाव भी दिए। इसके अलावा अलग अलग राज्यों ने अपनी मांगे भी रखी हैं। तमाम राज्यों को उम्मीदें हैं कि बजट में उनकी मांगे पूरी होंगी और विकास के लिए प्रतिबद्ध केंद्र सरकार लोगों के जीवन में सुधार करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब खेल की दुनिया का रुख कर लेते हैं। ICC T20 विश्व कप में ग्रुप 2 से दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम ने आज खेले गए सुपर 8 के मुकाबले में मेजबान वेस्टइंडीज को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 3 विकेट से शिकस्त दी। इस हार के बाद वेस्टइंडीज की टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस तरह से ग्रुप 2 से दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमों ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 135 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 15 रन पर अपने 2 विकेट गंवा दिए। हालांकि इसके बाद बारिश के चलते खलल पड़ा और इसके बाद जब मैच शुरू हुआ तो डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर दक्षिण अफ्रीका के सामने 17 ओवर में 123 रन का लक्ष्य दिया गया, जिसे टीम ने 7 विकेट गंवाकर 124 रन बनाकर हासिल कर लिया। और T20 क्रिकेट विश्व कप में अगर आप बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने होंगी आज। अफगानिस्तान के हाथों हारने के बाद ये मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। इस मैच में मिली जीत के साथ भारतीय टीम ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बना लेगी। वहीं इस मैच में मिली हार का ऑस्ट्रेलिया का अभियान समाप्त कर सकते हैं। T20 क्रिकेट विश्व कप में सोमवार को सुपर 8 के अपने तीसरे मुकाबले में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारत के पास ये मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया को प्रतियोगिता से बाहर करने का मौका है। इस मैच में जीत दर्ज करते ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में जगह बना लेगी, वहीं ऑस्ट्रेलिया प्रतियोगिता से बाहर हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान के खिलाफ अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच करो या मरो का मुकाबला बन गया है।
ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल में पहुंचना अब सिर्फ उनके हाथ में नहीं रह गया है। सोमवार की रात को अफगानिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने होंगे और उस मैच का परिणाम तय करेगा कि इस ग्रुप से सेमीफाइनल में जाने वाली दूसरी टीम कौन सी होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के साथ भारत का ग्रुप में शीर्ष पर रहना तय हो जाएगा। भारतीय टीम को पिछले कुछ आईसीसी इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है और ये मैच भारत के पास उसका बदला लेने का एक अच्छा मौका है। भारतीय टीम मौजूदा विश्व कप में शानदार फॉर्म में नजर आ रही है। सुपर 8 में भारत ने अफगानिस्तान और बांग्लादेश को मात देने में कामयाबी पाई है। हार्दिक पांड्या के बल्ले और गेंद से शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन भारतीय मैनेजमेंट के लिए राहत की बात है। कुलदीप यादव ने भी अपनी शानदार गेंदबाजी से प्रभावित किया है। व्यस्त कार्यक्रम और लगातार यात्रा के बावजूद टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को रोटेट नहीं किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला सेंट लूसिया के डेरेन सैमी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये इस मैदान पर होने वाला दूसरा डे मैच होगा। इस मैदान पर डे नाइट मैच में हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। यहाँ धीमी गति के गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सामने कई तरह की परेशानियां हैं। अफगानिस्तान के सामने टीम के बल्लेबाजों ने निराश किया था। वहीं टीम की फील्डिंग भी काफी खराब रही थी। दोनों टीमों के T20 रिकॉर्ड्स को देखें तो भारत का पलड़ा भारी दिखता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 31 T20 मैच खेले गए हैं। इनमें 19 में भारत ने जीत दर्ज की है, वहीं 11 ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे हैं। एक मैच बेनतीजा रहा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबलों में हमेशा ही मजबूत प्रतिद्वंदिता देखने को मिलती है। हालांकि इस बार ऑस्ट्रेलिया के सामने बड़ी परेशानी है, क्योंकि इस मैच में हार टूर्नामेंट में उनका अभियान समाप्त कर सकती है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सुपर 8 का मैच सेंट लूसिया के ग्राउंड में होने वाला है और इस मैच को लेके लोगों में जोश और खरोश बहुत ज्यादा है। भारत की कोशिश ये रहेगी कि उनकी जो विजयी अभियान है उसमें कोई रुकावट न रहे और वो अपना विजय अभियान आगे बढ़ाए। अभी तक इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच करीब 31 T20 मैचेस खेले गए हैं, उसमें भारत ने 19 में जीत हासिल किया और ये जो जीत का सफर है वो इस मैच में भी जारी रखना चाहेंगे। वही ऑस्ट्रेलिया के लिए ये करो और मरो की स्थिति है। सुपर 8 से अगर सेमीफाइनल जाना है तो भारत के खिलाफ उनको उम्दा प्रदर्शन करने की जरूरत है। कैंपस सुरेश जयशंकर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, सेंट लूसिया। तो अफगानिस्तान से मिली हार को ऑस्ट्रेलिया कितना खपा पाती है और क्या प्रदर्शन करती है, देखने वाली बात होगी। बात कर लेते हैं यूरो कप की। यूरो कप 2024 में रविवार को ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में हंगरी ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हरा दिया। हंगरी ने एकमात्र गोल स्टॉपेज टाइम में किया। इस जीत के बाद जहां हंगरी ने अगले दौर में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा, वहीं स्कॉटलैंड की टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। यूरो कप 2024 में रविवार को मेजबान जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। इस मैच में पहला गोल डी डोई की ओर से खेल के 28वें मिनट में आया, जबकि जर्मनी की टीम ने खेल के अंतिम पलों में गोल कर खुद को हार से बचाया। इस तरह जर्मनी ने यूरो 2024 में अपने अपराजित अभियान को अभी तक बरकरार रखा है। जर्मनी की ओर से निकलस फुलक्रग ने गोल किया, जो कि जर्मनी की ओर से उनका कुल 13वां गोल रहा। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को रुख कर लेते हैं बात रूस की, जहां के दागिस्तान के 2 शहरों में हुए हमलों में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। रूस की जांच समिति ने कहा कि उसने हमले की जांच शुरू कर दी है। ये हमले डबेंट और मखचकाला शहर में चर्चों में, प्रार्थना स्थलों और पुलिस चौकी पर हुए हैं। जांच निदेशालय ने एक बयान में कहा कि घटना की सभी परिस्थितियों और आतंकवादी हमलों में शामिल लोगों का पता लगाया जा रहा है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार मृतकों में 7 अधिकारी, 1 पादरी और 1 चर्च सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। रूसी समाचार एजेंसी टास के अनुसार 4 आतंकवादी भी मारे गए हैं। दागिस्तान पब्लिक मॉनिटरिंग कमीशन के अध्यक्ष शमील खादुलेव के अनुसार फादर निकोले की डर्बेंट के चर्च में हत्या कर दी गई। आतंकियों ने उनका गला काट दिया। उन्होंने ये भी कहा कि चर्च में केवल पिस्टल से लैस एक सुरक्षा गार्ड को गोली मार दी गई। दागिस्तान आंतरिक मामलों के मंत्रालय के अनुसार मारे गए अधिकारियों में से एक पुलिस विभाग के प्रमुख मावलुद्दीन खिदरीनाथ बीएफ थे। इस बीच डर्बेंट में एक प्रार्थना सभा में आग लगा दी गई। वहीं मखचकलाला में एक प्रार्थना सभा और एक पुलिस चौकी में भी आग
वो भी आग की चपेट में आ गए थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ भीषण लड़ाई का दौर खत्म होने वाला है, लेकिन ये युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि इस्लामी समूह फिलिस्तीनी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ता। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में भीषण लड़ाई खत्म होने के बाद इजराइल लेबनान के साथ उत्तरी सीमा पर और अधिक सेना तैनात कर सकेगा, जहां ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई बढ़ गई है। नेतन्याहू ने इजराइल के चैनल 14 को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि तीव्र लड़ाई खत्म होने के बाद हमारे पास सेना के एक हिस्से को उत्तर की ओर ले जाने की संभावना होगी और वो ऐसा करेंगे। सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान अब तक 1301 हज यात्रियों की मौत हो गई है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री फहद अल जलाजेल ने कहा कि ये मौतें हाजियों द्वारा बिना किसी आश्रय या सुविधा के बीच सीधे सूर्य के प्रकाश में लंबी दूरी तक पैदल चलने के कारण हुई है। मृतकों में कई बुजुर्ग और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग भी शामिल हैं। मरने वालों में से 83% लोग ऐसे थे जिन्हें हज यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में भारी बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर घुटने तक पानी जम गया, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के कारण कई संपत्तियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस तरह की बाढ़ की संख्या हाल के दिनों में बढ़ी है। स्पेन में राष्ट्रीय मौसम एजेंसी ने दक्षिणी हिस्से के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। कोर्डोवा शहर में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गर्मी के महीनों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंचना आम बात है। स्थानीय लोग लू से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध शहर कोर्डेबा में स्थानीय लोग पर्यटकों के लिए तरह तरह के इंतजाम भी कर रहे हैं। पिछले साल स्पेन में लगातार लू के कारण सूखे और जंगलों में लगी आग के कारण दूसरी बार ये गर्म साल रहा था। अमेरिका के अधिकांश हिस्से में लू जारी है। बढ़ते तापमान की वजह से चेतावनी जारी की गई है। मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने कहा है कि मध्य पश्चिम ओहायो घाटी के पूर्व से लेकर मध्य अटलांटिक तक के हिस्सों में तापमान असामान्य और खतरनाक बना हुआ है। इसमें कहा गया है कि मध्य से दक्षिणी कैलिफोर्निया तक स्थितियां गर्म रहेंगी। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। नेशनल इंटीग्रेटेड हीट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार गर्मी से 11.5 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। कैलिफोर्निया का अधिकांश भाग गर्मी को लेकर वहां पर अलर्ट जारी किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ता तापमान लॉस एंजलिस, सैन डिएगो और सैन फ्रांसिस्को जैसे प्रमुख शहरों को भी प्रभावित करेगा। NWS ने दक्षिणी कैलिफोर्निया के लिए गर्मी संबंधी चेतावनी जारी की है और इसमें कहा गया है कि तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस से 37.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। पेंसिल्वेनिया के सबसे बड़े शहर फिलाडेल्फिया ने गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल को बढ़ा दिया है। बात करें भारत की तो पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में मानसून की रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र में मानसून से किसानों को राहत मिली है। वहीं मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को तटीय क्षेत्रों से दूर न जाने की चेतावनी भी दी गई है। तो काफी जलमग्न नजर आ रहा है महाराष्ट्र के कई इलाकों में। तो कहीं तेज बारिश और बाढ़ और कहीं बहुत ज्यादा गर्मी। तो यहां पर मौसम की मार झेल रहे हैं आमजन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे। MDH बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची